आने वाले हैं नया चार्ज लेने के लिए, तो एक बात बताइए कि आपका प्रोफेशन जो है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसने आपके व्यक्तित्व के जो दूसरे पहलू हैं उनको कितनी मदद दी? बहुत ज़्यादा मदद दी। देखिए, मैं ह्यूमन रिलेशंस को डील करता हूँ, यूनियन से इंटरेक्शन करता हूँ, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का ख्याल करता हूँ, उनकी नियुक्ति, उनके प्रमोशन, उनकी ग्रीवांसेस, और कई बार एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के रूप में उनके खिलाफ एक्शन भी लेता हूँ। तो वहाँ भी मैं आपको बताऊँ, आपको आश्चर्य होगा कि जब एम्प्लॉयज़ से डील करता हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रोलिंग दैम, मोटिवेटिंग दैम, तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस किया है मैंने कि तमाम अख्तियारात होते हुए भी जो एक आपसी नाता जुड़ता है एक एम्प्लॉय से, हालांकि संभव नहीं होता कि 1300, 1400 या 3000 आदमी बॉम्बे में है, हर एक से आपका पर्सनल कांटेक्ट सही बात है। लेकिन वहाँ यूनियंस के जरिए, जो हमारी रिकग्नाइज यूनियन होती है, उनसे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के जरिए मैं किस तरह से प्रॉब्लम्स को बिना डिसिप्लिनरी एक्शन के सॉल्व कर पाता हूँ। एक पर्सनल बॉन्डिंग हो जाती है, जहाँ पर फिर इंसानियत का मुद्दा आ जाता है एक ह्यूमन एम्प्लॉय को ह्यूमन तो रिलेशंस में। और वो मैंने अपने जीवन में 25 साल मुझे हो गए, 7 साल में प्राइवेट सेक्टर में पर्सनल ऑफिसर रहा, कि मैंने देखा कि पनिशमेंट से ज्यादा अच्छा एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, एक उसको सेल्फ रियलाइजेशन करा देना होता है, तो एम्प्लॉय में ज्यादा मोटिवेशन आता है। यानी आप हृदय परिवर्तन की थ्योरी में विश्वास करते हैं? आई बिलीव कि अगर एक मिस्टेक करिए और वो अगर एहसास हो जाए उसको, तो ये कितनी बार सफल कारगर होती है? मेरे को तो कम से कम, मैं आपको सच बताऊं कि जीवन में एक ईमानदारी मेरी पूंजी है और एक सिंसियरिटी एंड परफेक्शन, इन 3 वर्ड्स के सहारे मुझे हमेशा सफलता मिली है मानवीय संबंधों के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अच्छा गोयल साहब, एक कुछ टेक्निकल बातों पर आए। आज जो हमारे देश के एयरपोर्ट्स की स्थिति है, अभी सरकार ने कहा है कि 28 नए एयरपोर्ट्स और बनाए जाएंगे। तो देखा जाए तो हमारे शहर में हमारे देश में कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन बाकी एयरपोर्ट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें सरकारी तौर पर सुविधाएं हैं नाम पर, लेकिन वो पेपर पे हैं। एक आम लोग जो ट्रैवल करते हैं, जो यात्रा करते हैं, उनको उन सुविधाओं का उतना फायदा नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं, उन लोगों में वर्क कल्चर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में हो देश के, वो बात कम है। इस बात को आप कैसे ठीक करने की सोचते हैं? देखिए, ये एक जनरल परसेप्शन लोगों का बन जाता है जिनको वास्तविकता का इतना ज्ञान नहीं होता। मैं समझता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितना अच्छा वर्क कल्चर है, अगर आपको एक एयरपोर्ट पर बूढ़ी महिला या अपंग व्यक्ति दिखाई दे, तो चाहे मैं जनरल मैनेजर हूँ, चाहे मैं एक स्वीपर हूँ, चाहे मैं एक केयरटेकर हूँ, आपको दिखाई देगा कि वो आदमी ट्रॉली पे उसकी मदद करने के लिए तत्पर होता है, क्योंकि हमारा एक एयरपोर्ट पे काम करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो पैसेंजर सेटिस्फेक्शन। गोयल साहब माफ करें, मैं ये बात कहूंगी कि सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनमें ये बात है और वो आउट ऑफ द वे जाकर भी पर्सनली हेल्प करने को तैयार रहते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है जो मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स हैं या जो नीचे तबके के अधिकारी हैं, उन लोगों का एटीट्यूड वो नहीं रहता पब्लिक के प्रति, वो चीज नहीं रहती। ये भी मैं बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूँ। आप बारीकी से इस चीज को देखिए कि एक व्यक्ति जो 12 घंटे ड्यूटी करता है, शिफ्ट ड्यूटीज करता है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और उसको डिफरेंट तरह के रोल्स दिए गए हैं। वो उस रोल में उसका भी मेन ध्येय यही है, पैसेंजर की सेवा, पैसेंजर फैसिलिटेशन, या अपने एयरपोर्ट को साफ सुथरा रखना। उस काम में कितनी ईमानदारी से काम करता है। आप देखिए, कलकत्ता एयरपोर्ट हमारा जो रहा है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट एयरपोर्ट ग्रेड किया जाता है पैसेंजर सेटिस्फेक्शन में। चाहे लाख बुराइयां करें लोग, लेकिन अब जो एक इंडिपेंडेंट सर्वे होता है पैसेंजर्स की फीडबैक लेके, उसमें माना जाता है कि ये पैसेंजर सेटिस्फेक्शन के लिहाज से सबसे बेहतर एयरपोर्ट है। क्योंकि वहां पर आप देखिए इतनी इंस्टांसेस होती हैं कि एक बड़े से बड़ा पर्स भी मिलेगा, वो एक आदमी जो है ईमानदारी से जमा कर देता है और आदमी को मिल जाता है। जहां तक देखिए मानवीय व्यवहार की बात है, उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का एक अपना नजरिया होता है किसी चीज को देखने का। अच्छा गोयल साहब, एक बात बताइए कि जैसे आपका क्षेत्र है एयरपोर्ट्स, और अभी हमारे देश में आप देख रहे हैं कि जो वायु सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं यार, उनमें अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप्स आ गई है, प्राइवेट लोग आ गए हैं, जेट आ गया, सहारा आ गया, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी एयरलाइंस आ रही हैं, डेक्कन आ रही। तो इस कंपटीशन ने एक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को भी जरा सा एक सतर्क बना दिया है, जागरूक कर दिया। लेकिन एयरपोर्ट के मामले में तो ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या लोगों के लिए एक ऐसा कुछ दिखाएं कि लोग कहें कि नहीं, हमारे देश के एयरपोर्ट्स हैं जो हो सकता है टेक्निकल लिहाज से हमें उतनी सुविधाएं नहीं हो, लेकिन मानवीय व्यवहार से वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? जो एयरपोर्ट है वो एक एजेंसी नहीं चलाती,
एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास सीएसएफ भी है, कस्टम भी है, इमिग्रेशन जी। भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, उसके बाद आपके पास रेलवे काउंटर भी है, तमाम तरह की एजेंसी जिनकी लेकिन ये शॉप्स सब है वो सरकारी है। उपक्रम ये है। सब सरकारी उपक्रम है, इनका होना जरूरी है। जी, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए कस्टम का होना जरूरी है, इमिग्रेशन का लेकिन होना अल्टीमेट जरूरी है। अथॉरिटी आपकी है। हाँ, नहीं, हम सब लोग मिलके काम करते हैं, सारी जी। एजेंसीज। वी आर हैविंग ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि अकेला मैं रन कर रहा हूं। वी आर हैविंग ए जॉइंट एफर्ट, जी। ऑल द एजेंसी, जिसमें पब्लिक का सहयोग बहुत बड़ा होता है। एक टैक्सी ड्राइवर है, उसका एक बहुत बड़ा सहयोग होता है एयरपोर्ट फैसिलिटेशन में। उसका व्यवहार बहुत बार हमारे देश के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता जी, है। सही बात है, क्योंकि हमारे बहुत विदेशी वो लोग भी interact आते हैं करता है। पर्यटन। अच्छा, स्मूथ ऑपरेशंस के लिए इन सब चीजों की प्रणाली सुचारू रूप से चले, ये सेवाएं, उनके लिए आप इंश्योर कैसे करते हैं कि वो हो? उसके लिए आपका एक मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र हमारा ये है कि हम उसके अंदर बिहेवियरल एस्पेक्ट पे बहुत एम्फेसिस देते हैं। उसके अंदर जो है वो अपनी समाज के प्रति क्या उसकी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति में एहसास होता है एयरपोर्ट पे काम करते हुए कि वो कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहा है। इसके लिए आप किसी खास किस्म की ट्रेनिंग या स्पेशलाइज्ड Yes, it कोर्सेज is a वगैरह एडवाइस regular करते thing. हैं? We have got a National Institute of Aviation Management जी, and हाँ, Training, जो नेशनल लेवल पे है, जहाँ सब तरह की टेक्निकल मैनेजमेंट की लेवल की, तकनीकी गैर तकनीकी, सब तरह की गैर जी। तकनीकी जानकारी के अलावा कोर्सेज कंडक्ट किए जाते जी हैं। जी। फायर के लिए हमारा एक स्पेशल फायर ट्रेनिंग सेंटर है। तो ट्रेनिंग की तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं। इलाहाबाद के अंदर जो है पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रैफिक और आपके कंट्रोलर्स ट्रेनर्स की। दूसरी जगह भी जाते हैं? यस, विदेशों में भी जाते हैं। और हमारा देश जो है वो इकाओ के कंट्रोल में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10-15 साल से मैं एचआरडी एक्सपर्ट हूं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन तो आपको भी लोग बुलाते हैं? जी। तो मुझे ये फख्र होता है कि हाँ, कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जुड़ा हुआ जी। ट्रेनिंग से। तो गोयल साहब, इन सब बातों से यही जाहिर हो रहा है कि आप अपने काम के प्रति उतने ही जागरूक हैं। जो आपका प्रोफेशन है, जो आपने एक पदभार संभाला है, आप उसको भी उतनी तवज्जो देते हैं जितनी आप और चीज़ों को दे रहे हैं। और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि एक प्रोफेशनल के न होने के साथ साथ आप जीवन के दूसरे पक्षों के बारे में भी सोचते हैं, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में सोचते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं और लेखन के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं प्रभा जी कि जहां मेरा प्रोफेशन है वहां उसके प्रति पूर्णतः मैं समर्पित रहता हूं। जी जो मेरा कार्य होता है उसमें कहीं भी पर्सनल दिवाकर गोयल सामने नहीं आता। जी। पूरी तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति समर्पित रहता हूं। तो कहीं रिफ्लेक्शन आपको वहां नहीं मिलेगा कि जो दिवाकर माने ओवरलैपिंग कहीं नहीं होती। मैं जहां पर मैं एक सरकारी अधिकारी हूं तो पूरी तरह से समर्पित सरकारी अधिकारी। देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट भी आपने अपना रखा है। आई डोंट इन्वॉल्व माय ऑफिस एट एनी कॉस्ट। मेरे सैटरडे संडे या मेरा हॉलीडे होता है, वही केवल इन गतिविधियों में। यानी आप वर्क को घर में नहीं लाते और घर को वर्क में नहीं लाते। बिल्कुल। गोयल साहब, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने बड़ा अच्छा डिमार्केशन कर रखा है और दोनों चीजें एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। मैं यही कहूंगी कि इतने छोटे से एक साक्षात्कार के दौरान या इस कम अवधि में आपके व्यक्तित्व के, जैसा कि मैंने कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समेटना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये कोशिश थी आपको जानने की और उस इंसान को जानने की जो दिवाकर गोयल है। आपसे बातचीत कर कर सचमुच बहुत अच्छा लगा और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक भी आपको पहचान रहे हैं, आपको और जान रहे हैं। और अब आप चूंकि पदोन्नत होकर जा रहे हैं देश की राजधानी में, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अपने कार्य में भी उसी प्रकार ईमानदारी से करते रहें जो आपने यहाँ से कहा है, जो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। और आपकी साहित्यिक यात्रा, आपकी सांस्कृतिक यात्रा भी इसी प्रकार प्रवर्धमान रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो और वी विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। दोनों देशों के बीच परंपरागत मैत्री संबंध रहे हैं। देश, काल और समय की सीमाओं से परे दोनों देशों की संस्कृति, दोनों देशों के लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे में अपनी छवि देखते हैं। नेपाल को पर्यटन के लिए जाने वाले भारत के बहुत से लोग हैं और भारत से आने वाले नेपाली बहुत हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं और सांस्कृतिक संबंध हैं।
पिछले कुछ दिनों में नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम ने एक नया मोड़ लिया है और आज उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं नेपाल के वाणिज्य दूत डॉक्टर गोविंद प्रसाद कुसुम, जिन्होंने कुछ ही समय पहले कलकत्ता में पदभार ग्रहण किया है। तो आइए नेपाल के महावाणिज्य दूत से मिलकर आज हम जानते हैं नेपाल की वर्तमान स्थिति के बारे में और भारत नेपाल संबंधों के बारे में। डॉक्टर कुसुम, मैं ताज़ा टीवी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और आपने अभी कुछ ही समय पहले कलकत्ता में पदभार ग्रहण किया है। पिछले कुछ दिनों में अभी नेपाल में जो घटनाक्रम हो रहा है उसके सिलसिले में मैं पूछना चाहूँगी कि क्या भारत जो नेपाल में अभी महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र ने सरकार को, ड्यूबा सरकार को बर्खास्त करके और तमाम जो राजनीतिक अधिकार हैं अपने हाथ में लिए हैं, उनका क्या असर पड़ेगा नेपाल की राजनीति पर और देखा जाए तो इस पूरे क्षेत्र में दक्षिण एशिया की राजनीति पर? ये राजनीतिक परिवर्तन की बात जो आपने कही, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को सक्रिय बनाने के लिए और आम जनता के बेहतर हित के लिए किया गया कदम है। One has not to think this change otherwise. Especially all these activities are under the present constitution. वर्तमान जो संविधान है वो संविधान के प्रोविज़न के अंतर्गत रहकर ही ये कदम उठाया गया है। इसलिए इसमें कोई फर्क अथवा कहिए कि निगेटिव कुछ प्रभाव नहीं है इसका। यानी कि आपका मानना है कि नेपाल नरेश ने जो ये कदम उठाया ये पूर्णतः संवैधानिक है। संवैधानिक और है। आपने कहा कि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए है और नेपाल की जनता के हित के लिए, लेकिन एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना, क्या आप एक उसे गैर प्रजातांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक कदम नहीं मानते? देखिए, since last 3 years our parliament is not there. संसद नहीं है। संसद में जो प्रतिनिधि थे उनका निर्वाचन के लिए समय तय हुआ था, निर्वाचन नहीं हो सका। 3 वर्ष तक अंडर द आर्टिकल ऑफ 147 ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, हिज मैजेस्टी द किंग nominated prime ministers, 3 prime ministers were resumed their responsibilities as the prime ministers. But within the period of 3 years, no substantive result could come out so that the peace, the development and good governance be seen in the scenario of the political or developmental life of the common people. मुख्यतः सरकार का महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र ने जो सत्ता अपने हाथ में ली है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सारी सत्ता मोनार्की में या जो मोनार्की का इंस्टीट्यूशन है, जो एक संस्था है, उसमें केंद्रित हो रही है और सब कुछ महाराज की मर्जी के अनुसार ही होगा? नहीं, ये 3 वर्ष के लिए श्री 5 महाराज धीराज ने एग्जीक्यूटिव पावर ली है और श्री 5 महाराज धीराज की जो स्पीच है, एड्रेस है पब्लिक के नाम पर, उस पर स्पष्ट यह जताया गया है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए ही ये सब काम होगा और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को सुदृढ़ बनाया जाएगा। तो इसमें कमिटमेंट में है। किस प्रकार से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को लाने की आप योजना बना रहे हैं? क्या चुनावों की द्वारा या फिर कोई सरकार को अपॉइंट करेंगे? क्योंकि अभी उन्होंने विदेश मंत्री की, गृह मंत्री की और फाइनेंस मिनिस्टर की नियुक्ति की है। जी, अभी तो 10 मिनिस्टर्स नियुक्त किए गए हैं। जी, नियुक्त किए गए हैं और पहली प्राथमिकता तो देश में शांति और सुरक्षा की बहाली है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि नेपाल में आदमी लोग, नेपाली जनता ये चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ शांति हो।
when there is peace, naturally the development comes automatically. आपने शांति की बात कही। मेरा ख्याल है कि शांति से आपका तात्पर्य है कि माओवादी जो एक आंदोलन चल रहा है देश में, उसको, या जो उन्होंने आतंकवाद फैला रखा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए आप ये मानते हैं कि ऐसा कदम उठाया गया है देश में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए? शांति, हर तरह की शांति चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो डेमोक्रेटिक जो पार्टीज है उनको अगर, या उनकी जो सरकार चुने हुए लोगों को, आपका कहना है कि महाराज धीराज ने उन्हें अपॉइंट किया, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर माने जा सकते हैं, उनको डिसमिस करके एक वैक्यूम हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो कोई पॉलिटिकल पार्टीज, अगर उस वैक्यूम, उनके हटने से जो वैक्यूम हो रहा है, उस वैक्यूम को क्या इस बात का डर नहीं है कि वो माओवादी फोर्सेस उसको ऑक्यूपाई करें और एक आंदोलन मोनार्की के विरुद्ध सारे देश में खड़ा हो जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई खास वजह आप अपने इस बात को स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार आप ये नहीं मानते कि जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो रहा है उसको माओवादी फोर्सेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकेंगे? अभी आप नेपाल में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आम जनता जो है उन्होंने अपनी सदिच्छा ये जताई है कि जो स्टेप श्रीपाद महाराज ने लिया है वो जनता के हित के लिए है। ये आप सड़क में देख सकते हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं, आदमी लोग खुशी से झूम रहे हैं, ऐसा है वहाँ पर। हाँ, किसी को अब इसमें क्या कहते हैं कि ये पॉलिटिकल वैक्यूम का जो बात किया आपने, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ दिन में सब कुछ अपने आप ठीक होगा, मुझे ऐसा विश्वास लगता है। डॉक्टर कुसुम, हम आपसे अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। अभी समय हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए खास मुलाकात। खास